I am Dr. G.G.C. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Yutti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are discussing the anatomy of the pharynx. We have discussed some parts earlier, and today we will discuss the remaining part of the anatomy of the pharynx. So after the session, if you have any doubts, any query, so please mention it below in the comment box, and it will be resolved very soon. So today we will discuss pyriform fossa. It is a deep recess, broad above and narrow below, in the anterior part of the lateral wall of the laryngopharynx on each side of the laryngeal inlet. These recesses are produced due to bulging of larynx into laryngopharynx. तो ये जो pyriform fossa है, that is the recess, एक space है जो कि ऊपर से broad होता है, नीचे से narrow होता है, और ये जो लेटरल वॉल ऑफ द लैरिंगोफेरिंक्स है वहाँ पे होता है, और लैरिंजियल इनलेट है उसके दोनों साइड में होता है। इसका प्रोडक्शन जो इसका फॉर्मेशन है इसलिए होता है कि जो लैरिंग्स का बल्जिंग होता है, लैरिंगोफेरिंक्स में हो जाता है बल्जिंग, तो बल्जिंग के कारण जो लैरिंजियल जो इनलेट है उसके दोनों साइड में स्पेस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं pyriform fossa। इसके बाउंड्रीज की बात करें तो मीडियल जो बाउंड्रीज हैं इसकी हैं पेरीएपिग्लोटिक फोल्ड एंड क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स। जहाँ लेटरल अगर बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज की, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कवर करता है मिडल सरफेस ऑफ द लेमिना ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज एंड थायरोहाइडल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल laryngeal nerve and superior laryngeal vessels जो पास करती है थायरोहाइडल मेम्ब्रेन को and traverse underneath the mucous membrane of the floor of the fossa to reach the middle wall। अब अगर बात करते हैं तो pyriform fossa is separated from the epiglottic vallecula by lateral glossoepiglottic fold। तो जो lateral glossoepiglottic fold होता है तो ये एपिग्लोटिक से सेपरेटेड होता है बाय दिस फोल्ड। फेरेंजियल वॉल की बात करें तो यहाँ पे इसके 2 लेयर्स हैं फेरेंजियल वॉल के, जो कि फ्रॉम द विद इन आउटवर्ड से ये इस तरह से अरेंज रहती है। सबसे जो अंदर की तरफ होता है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद फेरिंगो बेसिलर फेसिया एंड म्यूकोसल कोट एंड देन फेरेंजियल फेसिया। म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द pharynx contains elastic tissue and it is continuous with the mucous membrane of the stricken tube, nasal cavities, mouth, the larynx and esophagus। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो लाइनिंग करता है pharynx को, ये इलास्टिक टिश्यू से बना हुआ होता है, और जो बाकी जो स्ट्रक्चर है स्टिकिंग ट्यूब, नेसल कैविटी, माउथ, लैरिंक्स, एसोफेगस, इनकी जो म्यूकस लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इनको कंटेन्स करता है। It is lined by non-keratinized stratified squamous cell epithelium, and except in the region of the nasopharynx where it is lined by ciliated columnar epithelium। तो जो हमारा जो nasopharynx है वहाँ पे जो epithelium होगा, जो mucous membrane होगा वहाँ पे होगा ciliated columnar epithelium, और वहीं पे जो इन पार्ट बाकी की जो पार्ट है वहाँ पे नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग होगी। अब बात करते हैं फेरिंगोबैसिलर फेसिया। ये जो फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द सबम्यूकोसा होती है एंड इट लाइंस द म्यूकोसल कोट एंड इज थिक नियर द बेस ऑफ द स्कल बट थिन एंड इनडिस्टिंक्टिव इंफीरियरली। और ये फाइब्रस फेरिंगोबैसिलर जो फेसिया होती है वो सबम्यूकस की फाइब्रस थिकनिंग होती है जो मस्कुलर कोट को लाइन करती है। मस्कुलर कोट है वो है 2 लेयर से बनी हुई होती है, स्ट्राइटेड जो मसल्स होती है, आउटर जो लेयर होती है वहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ सर्कुलर मसल होती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर, और इनर लेयर में जो 3 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। बकोफेरेंजियल फेसिया, ये जो फेशिया होती है ये जो आउटर सरफेस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होती है उसको कवर करती हैं। अपर पार्ट में ये कवर करती है बकिनेटर मसल्स एंड इसलिए इसका नाम है बकोफेरेंजियल फेसिया, क्योंकि ये अपर पार्ट में बकिनेटर मसल्स को कवर करती हैं। Above the upper border of the superior constrictor, it blends with the pharyngobasilar fascia। और जो superior constrictor है इसके above जो muscles हैं superior constrictor,
इसके अलावा जो फेरिंगोबैसिलर जो फेशिया होती है, जो बनी हुई होती है सब म्यूकस की थिकनिंग से, इससे ये कंटिन्यूस हो जाती है। अब है वेल्डियर रिंग। ये क्या है वेल्डियर रिंग? इट इज द एग्रीगेशन ऑफ द lymphoid tissue underneath the epithelial lining of pharyngeal wall called tonsils surround the commencement of the air and food passage। तो जहाँ पे एयर एंड फूड पैसेज होता है फेरिंग्स, ये कॉमन पाथ होता है दोनों के लिए, एयर एंड फूड के लिए। तो जो एपिथेलियल लाइन होता है जो फेरेंशियल वॉल की, उसके नीचे जो लिम्फोइड टिश्यू है उसका एग्रीगेशन हो जाता है। इसका मतलब उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। और ये जो ग्रोथ होता है एक सर्कल के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, जो इस सर्कल को बोलते हैं वेल्डियर रिंग, और जो कि फेरिंग्स के इंटीरियर में कुछ स्पेशल फीचर फॉर्मेशन करती है। वेल्डियर रिंग फॉर्म्ड बाय होता है फेरेंजियल टॉन्सिल, जिनको हम बोलते हैं नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल भी। एंड एंड एंटीरियरली यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल होता है, जो हमने टंग के पोस्टेड पार्ट में हमने पढ़ा है। एंड ट्यूबल एंड पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो वेल्डियर रिंग इनसे फॉर्म होती है, क्योंकि जो लिम्फोइड टिश्यू है स्पेशली इसी से फॉर्म होती है। अब हम मसल्स की बात करते हैं फेरिंग्स के। तो सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स हैं कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। यहाँ पे 3 कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं जो सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर होते हैं। ये एक दूसरे में ओवरलैपिंग करती हुई होती है, तो हमें इस तरह एक फ्लावर पॉट की टाइप हमें जो अरेंजमेंट होता है इसका दिखाई देता है। और यहाँ एक के जो नीचे से एक को एवरलॉप करती हुई बनती है। और इन फ्रंट फॉर द कम्युनिकेशन विद द नेसल, ऑरल एंड नेरेंजियल कैविटी, ये कम्युनिकेट करती हैं इन कैविटीज को। एंड inferior constrictor overlap the middle and which in turn overlap the superior constrictor। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है। इन्फीरियर ने मिडल को ओवरलैप किया है, मिडल ने सुपीरियर को ओवरलैप किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसका अरेंजमेंट एक फ्लोर कोट की तरह रहता है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो अबाउ टू द डाउनवर्ड, ये इसका एक्सटेंशन रहता है और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कोड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अबाउट ये ऊपर से लेके यहाँ तक आती है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है इसका, और ये मस्कुलर कोड फॉर्म करती है। अब एक्शन क्या है इनका? ये लैरिंग्स को एलिवेट करती है और शॉर्टन द फेरिंग्स ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। आप जब निगलने का जो प्रक्रिया है उसके दौरान ये फेरिंग्स को शॉर्टन करती है और लैरिंग्स को ऊपर की तरफ उठाती है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रिक्टर मसल्स ये इस तरह की हैं। आपने देखा है कि दिस इज द पोर्शन है इंफीरियर, जो इसने मिडल को ओवरलैप कर रखा है और मिडल ने जो सुपीरियर को ओवरलैप कर रखा है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आप देख तो दिखाई दे रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स। तो सबसे पहले जो मोटर नर्व सप्लाई की बात करते हैं, तो सारी जो मसल्स हैं फेरेंजियल जो कि सप्लाइड होती है क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व, जो कि ओरिजिन होता है यहाँ से फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस एंड फेरेंजियल प्लेक्सस। इनसे ये जो है एक्सेसरी नर्व से इनका इनोवेशन रहता है। लेकिन एक जो मसल्स हैं स्टाइलोफेरेंजियल, जिनका सप्लाई रहती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से। तो बाकी की जो मसल्स है उसका वेगस है फेरेंजियल प्लेक्सस से इनोवेशन होता है इनकी ब्रांच से। सेंसरी की बात करते हैं तो नेसोफेरेंस बाय फेरेंजियल ब्रांच ऑफ टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन कैरिंग फाइबर्स फ्रॉम एक्सिलरी डिवीजन होता है ट्राइजेमिनल नर्व। तो जो एक्सिलरी डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व की, उसके जो फाइबर्स है और उनकी जो फेरेंजियल ब्रांच है नेसोफेरेंस को सप्लाई करती है। ऑरोफेरेंस सप्लाई करती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से। लैरिंगोफेरेंस सप्लाइड होती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व से। अब बात करते हैं फेरेंजियल प्लेक्सस। तो ये फॉर्मेशन होता है इसका फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व एंड फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड फेरेंजियल ब्रांच फ्रॉम द सुपीरियर सर्विकल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन। तो यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं आपस में प्लेक्सस फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम फेरेंजियल प्लेक्सस बोलते हैं। तो इनोवेशन ऑफ नर्व्स हम देख रहे हैं कि इस तरीके से इनोवेशन होता है यहाँ पे, इस तरीके से नर्व्स यहाँ रही है, यहाँ पे एक फेरेंजियल प्लेक्सस फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टरी सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स। तो आर्टरी सप्लाई होती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन टॉन्सिलर आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन एंड फेरेंजियल आर्टरी एंड लिंगुअल आर्टरी। यहाँ पे हम आर्टरी सप्लाई देख रहे हैं। यहाँ पे असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है, ये
फेरेंजियल ब्रांच है, जो जो फेरिंग्स हैं, यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और इंफीरियर थायराइड आर्टरी है। तो इस तरीके से इनका फेशियल आर्टरी है, लिंगुअल आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इस तरीके से इनका आर्टरी सप्लाई होती है। वेनस ड्रेनेज होता है कि वेनस जो ड्रेन होता है लार्जली ड्रेन इनटू फेरेंजियल वेनस प्लेक्सस, जो कि लाइक द फेरेंजियल नर्व प्लेक्सस इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर lateral aspect of pharynx over the middle constrictor, it drains into the internal jugular vein। तो जो pharyngeal venous plexus है जो लास्ट में जाके इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो प्लेक्सस फॉर्मेशन करती है ये ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर वेन लास्ट में जाके। अब हम lymphatic drains की बात करेंगे तो lymph from the pharynx is drained into upper and lower deep cervical lymph nodes directly and through retropharyngeal lymph nodes। तो ये जो lymph है pharynx का यहाँ तो डायरेक्टली डीप सर्विकल lymph nodes में इसका ड्रेन हो जाता है lymph, अदरवाइज ये retropharyngeal lymph node के थ्रू ये ड्रेन करती है। अब इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्वॉलोइंग डिग्लूटिशन। तो ये जो होता है इसमें इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो ये 3 पार्ट्स में होता है। यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज वॉलेंट्री होता है जो कि माउथ में होता है जिसपे हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड स्टेज इनवॉलेंट्री होता है जो फेरिंग्स एंड एसोफेगस में होता है, जो इनवॉलेंट्री होता है जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेज में जो माउथ में होता है, जब माउथ क्लोज रहता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज रेस्ड अगेंस्ट द हार्ट पैलेट anterior to the bolus of the food to push the masticated food progressively in the posterior part of the oral cavity। इस पार्ट पे जब माउथ बंद हो जाता है तो जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग है ऊपर की तरफ हार्ट पैलेट की तरफ उठता है और जो फूड है जो मास्टिकेटेड हो चुका है, जो मतलब एक तरीके से टीथ ने च्यू कर लिया है, वो एक बोलस फॉर्मेशन करता है और जो ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट पे पुश करता है। Up soft palate close down onto the back of the tongue to help form bolus of the food। Now the hyoid bone move up and food is pushed from oral cavity to oropharynx through the oropharyngeal isthmus। अब soft palate जो बैक ऑफ द टंग के पास आ जाता है बोलस फॉर्मेशन के लिए। फूड का जो गोल एक टाइप से गोल जो उसका आकार होता है वो फॉर्म करता है, जो च्यूड फूड होता है एक बोलस फॉर्मेशन करता है। अब हाइड बोन ऊपर की तरफ होती है, फूड ओरल कैविटी की तरफ पुश होता है ओरोफेरिंग्स की तरफ ओरोफेरिंजियल isthmus के थ्रू। सेकेंड स्टेज होता है जो nasopharyngeal isthmus is closed by the elevation of the soft palate and constriction of essavant ridge to prevent entry of food into the nasopharynx। The laryngeal inlet is closed by approximation of the aryepiglottic folds to prevent entry of food into the larynx। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो जो फूड जो अभी ओरोफेरिंक्स में गया है ऊपर की तरफ नेसोफेरिंक्स में नहीं जाए, इसके लिए वहाँ पे जो बंद हो जाता है वहाँ पे जो, और दूसरा है लेरेंजियल इनलेट, वहाँ पे भी क्योंकि ये लैरिंग्स जो होता है ये रेस्पिरेटरी जो पार्ट होता है जो ट्रेकिया उसका अपर पार्ट फॉर्मेशन करता है, तो इसको बंद होने की जरूरत होती है ताकि फूड यहाँ पे लैरिंग्स में एंट्री नहीं कर पाए। Now the pharynx and larynx are elevated behind the hyoid bone by the longitudinal muscle of the pharynx, and bolus of the food is pushed down over the posterior surface of the epiglottis by gravity and contraction of the superior and middle constrictor। तो ये elevate होता है pharynx और larynx behind the hyoid bone longitudinal muscle के थ्रू ये elevate होता है और जो food है वो superior and middle constriction एंड द ग्रेविटी के थ्रू ये नीचे की तरफ पुश डाउन होता है। अब फूड क्या ओरोफेरिंक्स से लैरिंगोफेरिंक्स तक पहुंच जाता है। थर्ड स्टेज, इन दिस स्टेज propulsive action of the thyropharyngeus followed by the relaxation of cricopharyngeus pushes food which passes from the laryngopharynx to the esophagus। From here it enters into the stomach by peristaltic movement in the esophagus wall। यहाँ पे जो प्रोपल्सिव एक्शन होता है थायरोफेरेंजियस और इसके बाद में जो रिलैक्सेशन होता है क्रिकोफेरेंजियस, ये दोनों के आपस में जो वर्क होता है इनका कंट्रीब्यूशन के थ्रू ये फूड को पुश करती है नीचे की तरफ। अब ये लैरिंगोफेरिंक्स से चला जाता है इसोफेगस में, इसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये स्टमक में पहुंच जाता है।
अब है फेरेंजियल स्पेसेस। तो हमारे पास यहाँ फेरेंजियल स्पेसेस क्या है? रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, ये जो सिचुएटेड होती है बिहाइंड द फेरिंग्स एंड एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल अबाउट टू द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया बिलो। तो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस होती है ये बेस ऑफ द स्कल से बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया तक एक्सटेंड करती है और ये फेरिंग्स के बिहाइंड रहती है। दूसरा है पैराफेरेंजियल स्पेस, जो कि फेरिंग्स के साइड में रहती हैं। इट कंटेन्स कैरोटिड वेसल्स, इंटरनल जुगुलर वेन, लास्ट फोर क्रेनियल नर्व्स एंड सर्विकल सिम्पेथेटिक चेन। तो ये फेरिंग्स के साइड पे सिचुएटेड रहती है और इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ये इसके अंदर रहते हैं पैराफेरेंजियल स्पेस में। अब हम बात करते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। देयर आर टू पैलेटाइन टॉन्सिल सिचुएटेड इन द ट्रायंगुलर फोसा, जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिलर फोसा, of the lateral wall of the oropharynx between the anterior and posterior pillar of the fosses. The anterior pillar is formed by the palatoglossal arch and posterior pillar is formed by palatopharyngeal arch. तो अगर हम ओरल कैविटी में देखेंगे तो वहां पे हमें पैलेटोग्लोसल आर्च एंड पैलेटोफेरेंजियल आर्च, दो आर्चेस दिखाई देते हैं जो कि एंटीरियर पिलर एंड पोस्टीरियर पिलर फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों के बीच में पैलेटाइन टॉन्सिल हमें दिखाई देते हैं जो कि सिचुएटेड रहते हैं टॉन्सिलर फोसा में। अब हम बात करते हैं टॉन्सिलर और फोसा की बाउंड्रीज की। एंटीरियर ये होता है पैलेटोग्लोसल आर्च एंड पोस्टीरियर पैलेटोफेरेंजियल आर्च। अपेक्स वहां पे सॉफ्ट पैलेट, बेस the dorsal surface of the tongue and lateral wall has superior constrictor muscles mainly. टॉन्सिलर बेड विद इन आउटस्कर्ट्स सबसे अंदर की तरफ होती है फेरिंगो बेसिलर फेसिया एंड उसके बाद में होती है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स एंड उसके बाद में होती है बको फेरेंजियल फेसिया। तो ये टॉन्सिलर बेड फॉर्मेशन करती है। तो हमें ये दिखाई देते हैं दिस इज द टॉन्सिल। यहाँ पे कई तरह ये क्रिप्स फॉर्मेशन दिखाई देते हैं हमें इस तरह से। ये है टॉन्सिलर बेड हमें दिखाई दे रहा है। सबसे बाहर की तरह बकोफेरेंजियल फेशिया, उसके बाद में सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड फेरिंगोबैसिलर फेशिया, ये जो टॉन्सिलर बेड का फॉर्मेशन करती है जहाँ पे टॉन्सिल का रेस्ट करती है। फीचर्स क्या है? मिडल सरफेस में जो होती है फ्री एंड बल्जेस इनटू द ओरोफेरिंक्स एंड इट इज लाइंड बाय द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम that is dips into the substance of tonsil forming crypts। तो क्रिप्स फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे क्रिप्स होते हैं 12 से लेकर 15 तक नंबर में होती है एंड दिस और यहाँ की ओपनिंग हमें मीडियल सरफेस में दिखाई देती है। वन ऑफ द क्रिप्स इज वेरी लार्ज एंड दैट इज कॉल्ड क्रिप्टा मैग्ना या इंट्रोटॉन्सिलर क्लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द रेमिनेंट ऑफ द सेकंड फेरेंजियल पाउच। और जो कि सेकंड जो फेरेंजियल पाउच है जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनी हुई होती है उसके रेमिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम टॉन्सिल्स के लेटरल सरफेस की बात करें तो ये वेल डिफाइंड फाइबर टिश्यू से बनी हुई होती हैं, कवर्ड होती हैं, जो कि टॉन्सिलर हेमी कैप्सूल फॉर्मेशन करती हैं। बिटवीन द कैप्सूल एंड द बेड ऑफ द टॉन्सिल there is loose areolar tissue which makes it easy to dissect the tonsil in this plant during tonsillectomy. It is also the site of the collection of pus in the peritonsillar abscess। जो lateral surface होते हैं वहाँ पे जो कैप्सूल और जो बेड ऑफ द टॉन्सिल है उसके बीच लूज एरियोलर टिश्यू होता है जिसे हम पेरिटॉन्सिल स्पेस भी बोलते हैं वहाँ पे। और वहाँ से अगर टॉन्सिल को हमें डिसेक्ट करना है ड्यूरिंग द टॉन्सिलेक्टोमी इजी होता है क्योंकि डिसेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। और ये जो एक कॉमन साइट होता है क्योंकि स्पेस होता है वहाँ पे कलेक्शन ऑफ पस का एक कॉमन साइट होता है इन द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। एंटीरियर बोर्ड की बात करते हैं इट पास अंडरनीथ द पैलेटोग्लोसल आर्च एंड पोस्टीरियर बोर्ड की बात करते हैं ये passes underneath the palatopharyngeal arch। अपर पोल की बात करते हैं तो it extend up into the soft palate and its medial surface is covered by the hemilunar fold extending between the anterior and posterior pillars enclosing a potential space जिसे बोलते हैं supratonsillar fossa। लोअर अगर पोल की बात करते हैं ये टंग से अटैच्ड होती है बैंड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द टॉन्सिल। टॉन्सिल के अगर आर्टरी सप्लाई की बात करते हैं तो ये फेशियल आर्टरी की टॉन्सिलर ब्रांच इसको सप्लाई करती है। लिंगुअल जो आर्टरी है उसकी डोर्सलिस जो लिंगवी ब्रांच है वो सप्लाई करती है।
एंड फेशियल आर्ट की एक ब्रांच है असेंडिंग पैलेटाइन, वो करती है। एंड एक्सटर्नल कैरोटिड जो आर्टरी है उसकी एक ब्रांच है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, जो टॉन्सिल को सप्लाई करती है। और एक मैक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांच है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, जो टॉन्सिल को सप्लाई करती है। इसी तरह हम वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं, तो जो कि वेन्स होता है टॉन्सिल में, वो ड्रेन करती है पेराटॉन्सिलर वेन में, और पेराटॉन्सिलर वेन डिसेंड करती है फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट अक्रॉस द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टॉन्सिल capsule and pass the superior constrictor to the drain into pharyngeal venous plexus। तो ये ड्रेन करती है पेराटॉन्सिलर वेन, जो बाद में जाके ड्रेन करती है फाइनली फेरेंजियल वेनस प्लेक्सस में। व्हेन लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं टॉन्सिल की, तो लिम्फेटिक्स होता है जो ड्रेन करता है अपर डीप सर्विकल लिम्फ नोड, particularly jugulodigastric lymph node. It is often called tonsillar lymph nodes because it is primarily enlarged in the infection of the tonsil, and tonsillar lymph node is located below the angle of the mandible। तो ये जो ड्रेन करती है लिम्फ, तो ड्रेन करती है डीप सर्विकल लिम्फ नोड में, जो स्पेशली होती है जुगुलोडाइग्रेस्टिक लिम्फ नोड, जिन्हें स्पेशली हम बोलते हैं टॉन्सिलर लिम्फ नोड। एंड टॉन्सिलर लिम्फ नोड इसलिए बोलते हैं कि जब भी इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल का, तो ये जो जुगुलोडाइग्रेस्टिक लिम्फ नोड हैं ये इनलार्ज हो जाती हैं, और ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये जो मैंडिबल एंगल ऑफ द मैंडिबल है उसके नीचे सिचुएटेड रहता है। नाव सप्लाई की बात करते हैं, अगर टॉन्सिल की नाव सप्लाई की बात करते हैं, तो ये पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये सप्लाइड होता है ग्लोसोफेरेंजियल नाव एंड द लेसर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द स्फेनोपैलेटाइन गैंग्लियन। तो स्फेनोपैलेटाइन गैंग्लियन की जो ब्रांचेस है पैलेटाइन ब्रांचेस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नाव से ही ये सप्लाइड रहते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो टॉन्सिल में प्रेजेंट होते हैं ओरल सरफेस जो होती है इसकी, जो टॉन्सिल की जो ओरल सरफेस, जो ओरल कैविटी में एक्सपोजर रहता है इसका जो पार्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से लाइंड होती है। एंड वहाँ प्रेजेंस ऑफ लिम्फेटिक नोडुल्स ऑन द साइड्स ऑफ द क्रिप्ट्स, जो क्रिप्ट्स होता है उसके साइड्स में लिम्फेटिक नोडुल्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड डीपर प्लेन में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑडिटरी ट्यूब, जिसको यूस्ट्रिकियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है एंड फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं ये यूस्ट्रिकियन ट्यूब एंड फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब एंड ऑडिटरी ट्यूब। तो ये ऑडिटरी ट्यूब है क्या है, ये म्यूकस लाइन ओसियो कार्टिलेजिनस चैनल जो कनेक्ट करती है नेसोफेरिंग्स से टिम्पेनिक कैविटी को। ये नेसोफेरिंग्स एंड टिम्पेनिक जो कैविटी है इसके एक चैनल होता है, ये दोनों को कनेक्ट करती है। इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द एयर प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फॉर इट्स प्रॉपर वाइब्रेशन। इन एन अडल्ट it is about 36 millimeter long and they run downwards, forwards and medially form its tympanic end। तो एक चैनल है ओसियो कार्टिलेजिनस चैनल जो नेसोफेरिंग्स को टिम्पेनिक कैविटी से जोड़ती है। जो एयर प्रेशर है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साइड इधर साइड में, ये इसको मेंटेन करने के लिए ये चैनल बना हुआ है। उसके पार्ट्स है ओसियस बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजिनस पार्ट। ओसियस पार्ट है जो बनी हुई होती है, ये 12 मिलीमीटर जो टोटल लेंथ है उसकी बनी हुई होती है, और ये लाई करती है बिटवीन द टिम्पेनिक एंड पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड ओपन्स इनटू द मिडल ईयर कैविटी। कार्टिलेजिनस पार्ट जो एंटीरियर मिडिल पार्ट होता है, ये 2/3 पार्ट बनाती है ट्यूब का, इसका मतलब 24 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। Two parts meet at isthmus, which is narrowest part of the tube. Cartilaginous part is made of a single piece of elastic fibrocartilage, which is folded upon itself in such a way that it forms the whole of the medial wall, roof, and a part of the lateral wall. The rest of the lateral wall is formed by the fibrous membrane. The cartilaginous part lies in the groove between the petrous part of the temporal bone and the posterior border of the greater wing of the sphenoid bone। एंड ऑफ द ट्यूब होता है जो टिम्पेनिक एंड होता है ट्यूब का, वो स्मॉल एंड बोनी होता है। ये सिचुएटेड होता है एंटीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर एंड फेरेंजियल एंड इज रिलेटिवली लार्ज एंड स्लिट लाइक होता है। जो
इसका टिम्पेनिक एंड होता है स्मॉल एंड बोनी होता है, वहीं इसका फेरेंजियल जो एंड होता है लार्ज एंड स्लिप लाइक होता है। और ये जो फेरिंग्स के लेटर वॉल में सिचुएटेड रहता है और ये 1.2 सेंटीमीटर बिहाइंड रहता है पोस्टीरियर एंड ऑफ द इंफीरियर नेजल कोंका। तो जो फेरेंजियल ओरिफाइस होता है ट्यूब का सबसे वाइल्डेस्ट पार्ट होता है। लाइनिंग ऑफ ट्यूब, ये जो चैनल है इस ट्यूब की लाइनिंग होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम एंड इसके नीचे इसके बीच में गोबलेट सेल्स होती है। जो सीलिया होती है बीट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेसोफेरिंग्स and thus help to drain the secretions and fluid from the middle ear into the nasopharynx। तो ये सीलिया जो कि सिक्रेशन होती हैं ये मिडल ईयर से नेसोफेरिंक्स की तरफ लेके आती हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? जो ये ट्यूब है ऑडिटरी ट्यूब है फेरिंगोटिम्पेनिक ट्यूब है, इसके फंक्शन क्या है? नॉर्मली जो एयर प्रेशर होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड में ये जो प्रेशर होता है इसको मेंटेन करने के काम आती है। और जो रेस्ट के टाइम ये ट्यूब्स रिमेन्स क्लोज्ड but during swallowing, yawning and sneezing it reflexly opens। नॉर्मली ये क्लोज रहती है लेकिन यॉर्निंग करते हैं आप स्नीज करते हैं या सोलो करते हैं उस टाइम ये ट्यूब खुल जाती है क्योंकि उस टाइम ये दोनों जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है प्रेशर मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। अब प्रोटेक्शन ऑफ द मिडल ईयर बाय प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द हाई साउंड from the nasopharynx to middle ears, normally the tube remain closed। जब ये क्लोज रहती है तो ऐसे टाइम में जो प्रेशर होता है साउंड का जो हाईली जो अगर साउंड है तो उसके प्रोटेक्शन मिडल ईयर के प्रोटेक्ट करती है उस दौरान। Clearance of the middle ear secretions by active opening and closing of the tube and cilia of the mucous lining of the tube beat in the direction of the nasopharynx and drain the secretion of the middle ear into the nasopharynx। तो मिडिल ईयर का जो सिक्रेशन है उसको क्लियर करने के काम में भी ये ट्यूब काम आती है क्योंकि इसकी जो लाइनिंग होती है सीलिया जो सिक्रेशन को ये फॉरवर्ड करती है मिडिल ईयर से नेसोफेरिंग्स की तरफ। अब क्लिनिकल कंडीशन है नेसोफेरेंजियल जो टॉन्सिल है प्रोमिनेंट होती है चिल्ड्रन में अप टू द एज ऑफ 6 ईयर ऑफ द एज। फिर उसके बाद में एट्रोफी वाले प्रोसेस में चली जाती है टिल द प्यूबर्टी एंड एज ऑफ 20 में कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। और अगर नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल किसी इन्फेक्शन के कारण हो जाते हैं तब हम बोलते हैं एडिनोइडस, जिससे जब इस तरह का इन्लार्जमेंट हो जाता है तो इसमें एक सिम्टम आता है माउथ ब्रीदिंग ऑब्लिगेटरी। तो ऐसे टाइम में क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, माउथ ब्रीदिंग होता है एंड टॉनलेस वॉइस, स्मॉल नोज एंड एपिस्टेक्सिस। तो एडिनोइडस वाले क्लिनिकल कंडीशन में इस तरह की चीज़ हो जाती है क्योंकि इन्फेक्शन के कारण इसका एनलार्जमेंट हो जाता है और इस तरीके से पूरी तरह से नेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। Pyriform fossa is deep in ruminating animals in which it acts as a lateral food channel to convey the bolus of the food. It is sometimes artificial depend by the smuggler using the lead walls to hide precious materials जैसे diamonds for the region pyriform fossa is called smuggler fossa। तो pyriform fossa जो ruminating animals हैं जो herbivores animals हैं इसके लिए एक lateral food channel की तरह काम करती है ताकि जो खाना खाते हैं बोलस फॉर्म होता है तो उसको लेके चले जाए। लेकिन जो स्मगलर हैं वो इस फोसा को डीप कर देते हैं क्योंकि ये जो भी ज्वेलरी है या कोई भी प्रेशियस चीज़ है यहाँ पे एक पॉकेट के थ्रू या डायमंड इस तरह की चीज़ें हैं तो ये यहाँ पे छुपाने के काम आती है। इस तरह की फोसा ये पेरिफोसा है ये छुपाने के काम आती है जो प्रेशियस मटेरियल है और जिसे हम बोलते हैं स्मगलर फोसा। तो पायरिफेरम फोसा जो है वह डेंजर साइट फॉर द परफोरेशन बाय एन एंडोस्कोप जो है जब एंडोस्कोपी की जाती है तो परफोरेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा पायरिफेरम फोसा में रहते हैं। और जो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है लैरिंगोफेरिंग्स पे वो भी जो पायरिफेरम फोसा है एक स्पेस प्रोवाइड करती है तो इसके एनलार्जमेंट ज़्यादा हो सकता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी सिम्टम। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है मेटास्टेटिक फेज में चली जाती है तभी इसके सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं।
क्योंकि पायरिफॉर्म फोसा उसको एक से स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसके कारण जो इनलार्जमेंट होता है ट्यूमर का वो आराम से हो जाता है। वो किसी और स्ट्रक्चर को मतलब इफेक्ट नहीं डालती, इससे कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है तब तक जब तक ये एडवांस कंडीशन में नहीं चला जाता। कभी कभी इंजेस्टेड फॉरेन बॉडीज जैसे फिश मोन्स, सेफ्टी बीन्स जब इंजेस्ट कर लिए जाते हैं और तब ये पायरिफॉर्म फोसा में जाके लॉन्च हो जाते हैं। तो अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो इंटरनल लेरेंजियल नर्व है, इसको ये डैमेज कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो सबसिक्वेंट लॉस ऑफ द प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स, जो कफ रिफ्लेक्स होता है इन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, वो लॉस हो सकता है क्योंकि इसके जो नर्व्स हैं इसके डैमेज होने के कारण। अक्यूट टॉन्सिलाइटिस हम देखते हैं अगर इन्फेक्शन हो जाता है टॉन्सिल्स का तो अक्यूट टॉन्सिलाइटिस, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में। बच्चों में बहुत कॉमन है अक्यूट फोलिकुलर टॉन्सिलाइट। जब ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर देता है क्रिप्स तक, और ये क्रिप्स जो एक पस से भर जाता है, तो हमें यहाँ पे बाहर से अगर हमें क्रिप्स की ओपनिंग हमें दिखाई देती है मिडिल सरफेस पे, लेकिन अगर ये पस से पहले से भरा हुआ है तो हमें एक वाइट येलो स्पॉट्स दिखाई देते हैं, तब हम बोलते हैं अक्यूट फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, जो कि इन्फेक्शन की एक एडवांस स्टेज है। अब है ब्लीडिंग फ्रॉम द टॉन्सिलर फोसा आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। अगर तो ये जो डैमेज होता है पैराटॉन्सिलर वेन के डैमेज के कारण जो टॉन्सिल रिमूव के बाद में यहाँ पे टॉन्सिलर फोसा से ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड क्लोट्स है तुरंत ही रिमूव कर देना चाहिए। और अगर रिमूव नहीं किया है तो ये इंटरफेयर करती है रिट्रैक्शन ऑफ द वेसल्स wall by the preventing the contraction of the surrounding muscles, and the post-operative edema of tonsillar bed after tonsillectomy can affect the glossopharyngeal nerve, leading to loss of sensation in the posterior one-third of the tongue. तो अगर ऐसे टाइम में अगर क्लोट फॉर्मेशन हो रहा है तुरंत रिमूव कर देना चाहिए, और अगर रिमूव नहीं किए हैं तो जो सराउंडिंग मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रेक्शन में ये प्रॉब्लम डालता है। दूसरा है कि जो टॉन्सिलर बेड की जो एडिमा होता है, जो आफ्टर टॉन्सिल रिमूव के बाद में, अगर टॉन्सिल रिमूव के बाद में जो टॉन्सिलर बेड है उसके एडिमा फॉर्मेशन होता है, तो ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को इफेक्ट करती हैं। तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को अगर इफेक्ट कर रही है तो जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट होता है टंग का उसमें सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो ये हमारी क्लिनिकल कंडीशन थी हमारी फेरेंक्स की, और हमने फेरेंक्स के सारे पार्ट्स को कवर कर लिए हैं फेरेंजियल एनाटॉमी में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, तो आपकी जो क्वेरी है डाउट्स तुरंत ही आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।